नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। तो आज हमारे शो जनता की आवाज में हमारे साथ हैं कोमल शर्मा जी। नमस्कार मैम। थैंक यू सतर्क भारत और सभी को राम राम। बहुत अच्छा लगता है कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो आपका भी स्वागत है हमारे शो सतर्क भारत पर, हमारे शो जनता की आवाज पर। तो जैसा कि कोमल शर्मा जी गरीब बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ावा देती हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देती हैं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती हैं। स्वरोजगार में जैसे अचार, क्राफ्ट, सिलाई आदि। कोमल शर्मा जी ने देवभूमि का एक पहला स्मृति रजिस्टर्ड करवाया है। साथ ही इनका ड्रीम कहा जाए या फिर इनका सपना है कि गरीब बच्चों को ये एजुकेशन दे पाए और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ पाए। तो आइए जानते हैं कि कौन सा असाधारण मुद्दा आज सतर्क भारत के माध्यम से उठेगा। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जनसेवा का भाव आप में कब से आया? आपकी यात्रा जो है वो कैसे शुरू हुई? यात्रा तो कहते हैं ना कि आजकल अगर हम फील्ड में उतरते हैं तो इतनी समस्याएं आती हैं कि हमें इतनी समस्या आती है तो उन मिडिल फैमिली वालों को कितनी आती है, या तो बहुत गरीब हैं उनको कितनी समस्या आती है। तो बस उन्हें देख के ये लगा कि जब हमें इतनी समस्या आती है तो उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए कितनी परेशानी होती है। तो उन लोगों के लिए एक हम प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे कि अगर मेरे थ्रू किसी का काम होता है या किसी बच्चे की एजुकेशन होती है तो ये अच्छा लगता है। तो वहीं से ये आया कि भाई किसी की हेल्प करनी है कि हमारे थ्रू उन बच्चों का या महिलाओं का कुछ भला हो सके। तो मतलब हेल्प करने की भावना से आपने ये सब चीजें शुरू की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक महिला होने के नाते आपको कभी ऐसा समाज और अपने परिवार से रोक टोक नहीं मिला? परिवार से तो सपोर्ट ही मिला, परिवार से तो कभी रोक टोक का नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कहते ना कि बाहर जमाना बहुत खराब है, तो अच्छे लोग भी मिले हैं और बुरे लोग भी मिले हैं। किन्होंने इसको कहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी ने उस पे कहते ना इंटरफेयर किया है कि नहीं आप ऐसा करके आपको फायदा क्या हो रहा है या आप करना क्यों चाहते हो। तो हाँ, समाज में तो अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं, पर कोई बात नहीं, हम तो लगे हुए हैं क्योंकि अच्छे लोगों का सपोर्ट ज्यादा है और बुरे तो आते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं ना कि बरसाती मेढक बस टर करते हैं और वो चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमारे सपोर्टेड हैं, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। 4 साल हो गए इस फील्ड में मेरे को और पूरा सपोर्ट मिला है अच्छे लोगों का। तो मतलब निरंतर डटी हुई हैं आप, रास्ते में छोटे मोटे पत्थर तो आते रहते हैं। तो जैसा कि महिलाओं को जो आप स्वरोजगार देती हैं वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है या फिर शहरी क्षेत्रों के लिए भी? और साथ ही साथ जो महिला स्वरोजगार के लिए कौन सा क्षेत्र सर्वोत्तम माना जाता है? स्वरोजगार के लिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि स्वरोजगार तो हम हर क्षेत्र में देते हैं, चाहे वो ग्रामीण के हों या शहर के हो। जो जरूरतमंद है हमारे लिए, ये नहीं है कि हम शहर वालों के लिए सोचे या गांव वाले के लिए सोचे। हमारा मेन ये है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनके लिए हम काम करें, चाहे उसमें कहीं की भी आए। चाहे वो, ये भी नहीं है कि अगर वो कोई काम करना चाहती है किसी भी फील्ड की तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। उसमें हमारा क्या आता है, सबसे पहले तो फूडिंग का है, अचार हो गया, पापड़ हो गए, जैम जेली हो गई। सेकंड हमारा आता है ब्यूटिशियन, जैसे आजकल की लड़कियां हैं हमारी 12th के बाद क्या है कि पेरेंट्स नहीं जाने देते, जिस फील्ड में हम काम करते हैं वो शायद पढ़ाते भी बहुत मुश्किल है। तो एक हमारा एजुकेशन होता है कि हम उनको पार्लर की ट्रेनिंग दे। दूसरा है हमारा कि स्टिचिंग का हमारा है कि बंदा अपना घर में रह के और वो अपनी स्टिचिंग करके 2 पैसे कमा सकता है। तो बस इसमें लगे हुए हैं। और एक समस्या और है कि जैसे कि ये तो हम लगे हुए हैं, लेकिन एक गवर्नमेंटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है कि महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े बड़े नारे, कहीं भी इंटरव्यू होता है या कहीं भी कोई आता है या कोई कहते हैं बहुत बड़ी रैली होती है तो बस महिला सशक्तिकरण का कहते हैं बोलबाला होता है कि करना है करना है करना है। बट मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। वो हमेशा ही मतलब ये होता है कि भाई आप पेपर वर्क का इतना इश्यूज हो जाते हैं, आप ये करो, आप वो करो। बंदा अगर कोई कहते हैं ना एक मिडिल फैमिली या गरीब फैमिली के पास ये चीज हो तो वो गवर्नमेंट से सपोर्ट ही क्यों ले। तो मेरा मानना तो ये है कि भाई गवर्नमेंट सपोर्ट कहीं से कहीं नहीं मिलता। अब इसमें जो मुझे सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं किस तरह बात कर रही हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो चाहे निगम के थ्रू हो, चाहे विकास भवन में हो या स्टेट लेवल हो या नेशनल, जो भी मतलब है, मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी सपोर्ट मिलता है।
तो सपोर्ट की फिलहाल कमी है, बहुत। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम ऐड कर सकते हैं और क्यों। अब एजुकेशन पे हम आते हैं। ये मैम आपको भी पता है और शायद सबको पता है कि एजुकेशन का फील्ड ऐसा हो चुका है कि अगर हम कोई अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन के अलावा क्या है कि अगर हमें जॉब मिल भी जाती है तो उसमें डोनेशन, ठीक है। तो मेरा ये है कि मेरे जो बच्चे हैं तो हम ये सोचते हैं कि जिन बच्चों के अंदर जो एक्टिविटी हो, उसमें हमारा आता है डांस का होता है, उसके बाद पेंटिंग होती है, हमारा क्राफ्ट में बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसके बाद हमारा योगा हो गया, मतलब जिस भी फील्ड में वो करते हैं तो हम संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, उसमें सपोर्ट हमारी टीचर्स करती हैं। तो हमें एक्स्ट्रा है कि बच्चे अगर डांस आगे सीख के सिखाना चाहे तो वो भी उनका एक अच्छा सा बिजनेस पे पर्पस हो सकता है कि वो इससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में तो यही सारा सामान आता है कि जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो हम उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि हम उनको क्लासेस भी अटेंड करवाते हैं कि जो हमारे जानने वाले हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी देते हैं। मतलब आर्ट की तरफ थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल जी। तो महिलाओं और बच्चों के लिए आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो हेल्प करती हैं उसमें भी आपको काफ़ी सारे परेशानियां आई होंगी, तो आपने उन्हें कैसे फेस किया, उसे थोड़ा विस्तार में बताइए। फेस तो मैंने कहा ना, मैंने तो बता ही दिया। जब हम किसी फील्ड में जाते हैं, चाहे उसमें परेशानियां आए चाहे उसमें दिक्कत आए, जिस क्षेत्र में अगर हमने काम करना है और मन में ठान लिया है तो उसमें कोई भी परेशानी आपके आड़े नहीं आ सकती, आप कैसे ना कैसे कर सकते हो। तो वही है सबसे बड़ी समस्या है, तो जो हमारा समाज है वही आता है, उसके अलावा तो कोई नहीं आता बस। तो मतलब सोसाइटी कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर ही देती है। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ कि महिला सशक्तिकरण जो आप कर रही हैं उसमें जो परेशानियां आती हैं और जो भी उनकी मुद्दे होते हैं उसमें प्रशासन कैसे मदद करता है, या तो वो दिखावटी है या वो पूर्ण रूप से मदद करता है। बिल्कुल दिखावटी है, ये तो मैंने ऑप्शन कर ही दिया, बिल्कुल दिखावटी है। यहाँ तक कि किसी भी फील्ड में आप चले जाइए आपको दिखावटी ही मिलेगा, आपका काम कहीं नहीं बनता। जहाँ पे आपका या तो सपोर्ट है या कोई बड़ा सा पोस्ट वाला इंसान है तो आपका काम बनता है। और महिलाओं को तो मुझे लगता है खासकर होता है। अगर एक राशन कार्ड भी बनाने जाएंगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वहां भी ये कहा जाता है आ जाओ कल आओ परसों आओ। और सबसे बड़ी नीड क्या है बंदे को, खाने की। और खाने की क्या है, महिला ही सबसे पहले कहते हैं ना, रसोई की एक वही मेन होती है। जब वो वहां पे बनाने जाती है उसके बाद भी वहां पे एक प्रॉब्लम कि सफेद किसको बनाना है। यहाँ तो मैंने ये देखा है कि जो रईस है उनके सफेद बने पड़े हैं और जो बिल्कुल गरीब है उनके पीले बने पड़े हैं। ये भी एक समस्या। तो मैं तो जानती कि हर फील्ड में महिलाओं को बहुत समस्या आती है, चाहे वो कहते हैं सरकारी में आए या प्राइवेट में आए, किसी भी फील्ड में हो महिलाओं को हमेशा ही एक नेगेटिविटी लोगों का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो प्रशासन का तो मुद्दा यही है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो फिर इसी के साथ मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे आपको सब समाज सेवा के लिए जानते हैं वैसे तो, बट अगर मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन करूं कि आपकी जन्मभूमि क्या रही है, आपकी कर्म भूमि क्या रही है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जन्मभूमि तो कहा जाए कि पैदा होते ही हम रुद्रपुर आ गए हैं और जन्म हमारा हुआ है कानपुर में, और स्टार्टिंग ही मेरी पढ़ाई हुई है हमारे रुद्रपुर का बाल भारती स्कूल से, और इसके बाद मेरा कॉलेज हुआ है। तो सारा काम मेरा यहीं रुद्रपुर में हुआ है। एक्स्ट्रा हमारी क्लासेस जो भी जिस फील्ड में है मेरा रुद्रपुर में ही मेन एक कहते हैं ना यही रहा मेरा। तो शिक्षा के अगर उसमें आए हम प्लेटफॉर्म में, तो जैसा कि अगर एडमिशन कराने पे जाते हैं तो काफी लंबा चौड़ा जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, उससे जो है हमारे जो गरीब फैमिली है वो काफी डरता है कि उसको आता ही नहीं है कि हम इतने सारे पेपर वर्क कैसे पूरे करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरे को कहते हैं ना स्कूल में हमारा एक कहते हैं वो क्या कहेंगे कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये हर किसी की एक कहते हैं नेताओं में पॉलिटिशियन में यही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आती है, जिस हम रहते हैं रुद्रपुर में, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है, जो एक बिल्कुल गरीब फैमिली के वो यहाँ पे आते हैं, रेंट पे रहते हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, ये चीज है कि सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। मेरे पास अभी 2 बच्चे भी हैं जो कि ये है कि आपका यहाँ का आधार कार्ड नहीं है, आप रेंट एग्रीमेंट बनाओ, आप ये बनाओ, आप वो बनाओ। 1 महीना हमारा निकल गया जुलाई का, एडमिशन हुआ नहीं, पेपर वर्क में इतना ही टाइम लगता है, तो कहाँ से पढ़ेगा बच्चा और कहाँ से इंडिया को बढ़ाएगा। तो सबसे बड़ी तो ये है कि जो एजुकेशन में हमारी है, कहना तो आसान है,
हाँ वो हम पेपर्स आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम दो, आप बच्चे का एडमिशन कराओ, वो नहीं होता तो उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही कह दिया तो वो लोग अपने करते, बच्चे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद क्या कंडीशन आती है कि बच्चे कौन सी क्लास में जाएंगे। अगर आपका 2 साल रुक गया बच्चा, तो अगर वो कहते 7-8 साल का है तो उसकी क्लासेस तो नीचे वाली में आएगी ना, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर एजुकेशन ही नहीं बच्चा आएगा तो वो क्या करेगा, वही कहीं किसी चाय की दुकान में बर्तन धोएगा। वो भी कहते हैं बाल मजदूरी पे ऑब्जेक्शन है, बट वो भी समस्या की बाल मजदूरी। अब बच्चा घर में बैठा है तो वो करे तो क्या करे, गलत संगत में जाएगा, नशे की तरफ जाएगा। तो एजुकेशन का तो सिस्टम बिल्कुल जीरो है, बस दिखावटी है कि हमने ये किया और हमने वो किया। आप आज भी किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देखो, उनके मैडम या कहते हैं जो वहाँ के होते हैं, उनके बोलने का तरीका क्या है। आज भी वो बच्चों के पेरेंट्स से किस तरह बिहेव करते हैं, शायद आप सभी जानते हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि मैं ही कह रही हूँ, ये फैक्ट है कि अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो वो एक तो आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, और अगर बात करेंगे तो वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता देंगे कि बच्चे के पेरेंट्स अपने आप कहेंगे कि भाई आप घर बैठो, कहीं जाके आपको दुकान में हम लगा देंगे, कहीं कुछ सीखोगे तो कम से कम वो आप दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को तो खिला दोगे। तो मतलब हर जगह समस्या ही समस्या है। तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आज आप सतर्क भारत के माध्यम से जुड़े हैं, तो जनता को एक संदेश दे दीजिए। जनता को संदेश दें कि भाई अगर कोई आपके पास आता है जरूरतमंद, उसकी मदद करें, और अगर जो जिस काम में जिस फील्ड में उसकी हेल्प कर सकता है वो हेल्प जरूर करें। और अगर महिलाओं को लेके करें तो महिलाओं में कि अगर कोई भी मतलब एक कहते हैं जरूरतमंद आए तो उसकी बस मदद करो। मेरा तो यही मानना है कि जिसका जितना बनता है वो आप ज्यादा से ज्यादा हेल्प करो, क्योंकि हेल्प करने से कहते हैं सुकून और कहते हैं दिल को शांति मिलती है। तो बस हेल्प करो। तो मतलब बस हेल्प करे, चाहे जितना सक्षम हो। हाँ जितना सक्षम हो, ये नहीं कि हाँ हमारे पास नहीं है और हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास 1 रुपए है तो हम उसमें 10 पैसा कर सकते हैं। उसमें कोई हमने बॉन्डिंग नहीं लगा रखी कि हाँ हमें अगर हमारे पास नहीं है तो हम कर रहे हैं। मतलब जितना है उसमें से एक हिस्सा तो हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, जो कि हमारे आजकल का भविष्य है। तो मतलब जितना करे खुशी से करें। खुशी से करें जी, धन्यवाद। आप आए, अपना इतना अमूल्य समय निकाल के हमारे साथ बातचीत की, जनता को प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो कल फिर मिलेंगे एक नई अतिथि के साथ, एक नई असाधारण आवाज के साथ। देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी जगजीत सिंह के साथ विदा लेती हूँ।